गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, जिनको हम स्पैक्स भी बोलते हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर कर रही है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया जाए स्पैक्स के लिए, क्योंकि स्पैक्स जो है वो हमेशा जो है गलत चीज़ों के लिए, गलत एक तरह से कंटेक्स्ट के लिए जो है वो न्यूज़ में रह रही हैं आजकल। तो एक्चुअली जो है इसका पर्पस क्या होता है ये भी हम देखेंगे, और क्यों ये इसको रेगुलेट करने के लिए जो है कहा जा रहा है ये भी देखते हैं। तो बैकग्राउंड इसका ये है कि कंपनी लॉ कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी 2019 में, उन्होंने सजेशन ये दिया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए हमको स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज को अलाउ करना पड़ेगा और इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अगर कुछ रिस्क हैं तो आप इसको डिसअलाउ कर दो, ठीक है। तो आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा, बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका बनाना ज़रूरी है। तो स्पैक होते क्या हैं? तो स्पैक एक तरह से आप कह सकते हो ब्लैंक चेक कंपनी। ब्लैंक चेक कंपनी क्यों है? तो इसको ये देखो कैसे काम करती है। समझ लो कि कुछ कंपनीज जो हैं, जो वो आईपीओ जो है, मतलब मार्केट से पैसा उठाने के लिए आईपीओ निकालना पड़ता है, लेकिन वो उस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। तो क्या होता है कि ऐसी कुछ स्पेशलाइज कंपनी, समझ लो मैं ये इनिशिएटिव लेता हूँ कि मैं मार्केट से सारा जो है तामझाम मैं इसको सहूँगा, मैं आईपीओ के थ्रू पैसा उठाऊँगा मार्केट से, लेकिन क्या बोलकर कि मैं आप लोगों से पैसा ले रहा हूँ मार्केट से, और मैं इस जो है अगले कुछ टाइम पीरियड के अंदर, जैसे मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के अंदर, मैं इस तरह की जो सेक्टर की कंपनीज हैं इनमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने कोई बिजनेस, अब मेरा कोई खुद का बिजनेस नहीं है, ऑलमोस्ट मैं एक शेल कंपनी बना रहा हूँ सिर्फ आईपीओ निकालने के लिए, ताकि मैं मार्केट से शेयर होल्डर्स का पैसा उठा सकूं, उनको ये बोलकर कि मैं, समझ लो, सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनीज के अंदर फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाला हूं, आप मुझे पैसा दो, ठीक है। तो ये होती है स्पैक, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। तो मैंने जनरली क्या होता है कि अब मेरी तो उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, बट जनरली क्या होता है कि बड़े बड़े लोग, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं, उनको जो है शेयर होल्डर्स पैसा दे भी देते हैं। तो एक तरह से ये स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज क्या करती हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो है पैसा उठाती हैं मार्केट से, और उनका उस समय तक, जब तक वो पैसा उठा रही हैं, तब तक उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये बोला हुआ है कि हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे क्या होता है, वो पैसा उठाती हैं, एक एस्क्रो अकाउंट में पैसे को सेव करके रखती हैं इन्वेस्टर्स का, और फिर अगले 2 साल या जितना भी टाइम पीरियड उन्होंने मेंशन किया होता है, मोस्ट प्रोबेबली दो साल ही होता है जनरली पीरियड, उसमें वो उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं, जो जैसे समझ लो जब जब मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनीज में जो है पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो एक तरह से शेयर होल्डर्स जो हैं उनका पैसा, मतलब ये स्पैक क्या कर रहा है, दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर रहा है, जो कंपनीज मार्केट से तो पैसा उठाना चाहती हैं शेयर होल्डर्स का, लेकिन वो खुद इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। तो उनके बिहाफ पर ये स्पैक जो है ये मार्केट से पैसा उठाती है और उन कंपनीज को एक्वायर कर लेती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक्वायर करे, सिर्फ इन्वेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसी शेल कंपनी जिसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है और वो मार्केट से पैसा उठा रही है, शेयर होल्डर्स उसमें पैसा भी लगा रहे हैं, जब तक तो चलो बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं ऐसा, तो क्रेडिबिलिटी है, लोग पैसा दे देंगे। कभी अनक्रेडिबल लोग, जिन जो कि लोगों को, शेयर होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी के नाम पर वो शेयर होल्डर्स का पैसा उठा के एस्क्रो अकाउंट में डाल दें, और वो कुछ ना कुछ क्लॉज लगाकर शेयर होल्ड, अगर वो उन्होंने कुछ एक्वायर नहीं करी कंपनी फ्यूचर में, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सोलर सेल की कोई कंपनी जो है एक्वायर करूंगा, आपका पैसा सबका उसमें लगाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा, और मैं कोई ना कोई ऐसा सर्टेन क्लॉज बाद में आपको लगा के बोलूँ कि नहीं, अब आपको आपका पैसा वापस नहीं मिल सकता, तो फ्रॉड होने के चांस हैं। तो इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को कहा गया है, इसीलिए, ठीक है। सो एक तरह से अब इंडिया में जैसे क्या हुआ कि रिन्यू पावर जो है अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि वो आरएमजी एक्विजिशन कॉर्प 2, जो कि एक स्पैक थी, उसको उसको जो है उन्होंने एग्रीमेंट करके उसमें मर्ज हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब आरएमजी एक्विजिशन कॉर्प 2 उन्होंने मार्केट से ये बोलकर पैसा उठाया कि वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को एक्वायर करेंगे, शेयर होल्डर्स को कहा मतलब कि आप पैसा लगाओ और हम ये पैसा जो है किसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को खरीदने में लगाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ऑफकोर्स इसको फिर रिन्यू पावर को खरीद लिया है, और इसको माना जा रहा है कि सबसे जो है रीसेंट इंडियन कंपनी की एक डील है, स्पैक डील है, ठीक है। इवन ग्रोफर्स जो अब ब्लिंकिट हो गया है कुछ टाइम पहले, तो वो भी एक टाइम पर ऐसा जो है वो एक्सप्लोर कर रहा था कि कोई स्पैक डील उनको मिल जाए, तो उनको खुद मार्केट से पैसा ना उठाना पड़े, ठीक है। सो अब इंडिया में कंपनीज एक्ट का सिर्फ एक यही प्रोविज़न है कि रजिस्ट्रार और कंपनीज जो है
वो एक ऐसी कंपनी जो कि एक साल के अंदर अंदर शुरू होने के एक साल के अंदर अंदर कोई बिजनेस नहीं करती है, तो उसको वो स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पैक्स होते हैं जनरली क्या होता है, 2 साल का टाइम लिमिट मांग रहे हैं ना ये, कि हाँ हम 2 साल में कोई कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। खुद का कोई बिजनेस नहीं है, मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि खुद का उनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई उनका जो है एक तरह से शेल कंपनी की तरह है, सिर्फ पैसा उठा के लिया हुआ उन्होंने मार्केट से, ये बोल के कि हम किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर करेंगे या हम किसी और कंपनी को एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2 साल तक अगर वो नहीं एक्वायर करते हैं तो स्पैक जो है वो उसका जो है वो एस्क्रो अकाउंट का जो पैसा जो उन्होंने रखा हुआ है वो जनरली शेयर होल्डर्स को वापस चला जाता है इन जनरल कंटेक्स्ट। लेकिन ये भी एक डर सताया जा रहा है कि जो है ये स्पैक जो कंपनीज हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ही शातिर होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ही स्पैक कंपनी बना सकते हैं। तो बाद में कभी ऐसा ना हो कि वो कुछ लॉ जो है लगाकर कोई ऐसा कुछ लूप होल यूज़ करके वो इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देने से मना कर दे, तो इसके लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। तो अब इसके रिस्क जो मैंने आपको सबसे बड़ा रिस्क बताया कि कल को मुकर जाएँ अगर कंपनी पैसा वापस देने को, अगर वो एक्विजिशन कोई नहीं होती है तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा ये आपको देखने को इंपॉर्टेंट है कि 2021 के ये आंकड़े हैं, 281 जो स्पैक लिस्ट हुई थी उसमें से सिर्फ 2 जो है उन्होंने अपने टारगेट्स को अनाउंस किया था कि वो उस पैसे को जो मार्केट से उठा रही हैं उससे करना क्या चाहती हैं। फिर 248 जो स्पैक्स जो 2020 में जो है लिस्ट हुई थी उसमें से 138 जो है वो आज तक जो है वो एक्विजिशन कोई कर ही नहीं पाई, वो अपने टारगेट अभी तक सर्च ही कर रही हैं, ठीक है। सो ये इसके रिस्क हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई ऐसा सर्टेन क्लॉज लगाकर इन्वेस्टर्स को उनके वापस पैसे देने को भी मना कर सकते हैं कल को स्पैक के जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं जो स्पैक चला रहे हैं। तो ये भी एक रिस्क है, ठीक है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, अब ये स्पैक कंपनीज की आने का मुद्दा ही क्यों आता है, क्योंकि स्पैक कंपनी सिर्फ तभी आ पा रही हैं क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर है मार्केट से पैसा उठाने का, आईपीओ लाकर पैसा उठाने का, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो दूसरी कंपनीज जो असल में मार्केट से पैसा उठाना चाहती हैं उनको स्पैक पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो इससे अच्छा हम ये ना करें कि हम लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को ईजी कर दें, ताकि जो ये मिडल मैन हैं स्पैक जैसे, ये अपने आप ही पीछे हट जाएंगे, है ना। तो हमारे को कहा जा रहा है कि सेबी को कि आप थोड़े लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को ईजी करो। फिर जो है स्टार्टअप्स के लिए मार्केट से पैसा उठाना आप ईजी करो, क्योंकि जनरली ये स्पैक जो हैं ये स्टार्टअप्स को ही टारगेट बनाते हैं। स्टार्टअप्स जो है खुद मार्केट से पैसा नहीं उठाना चाहते बिकॉज ऑफ बहुत सारे रेगुलेशंस, तो वो ये देखते हैं कि कोई स्पैक जो है वो उनको एक्वायर कर ले, ठीक है। तो इसको अगर आपको स्पैक के जो है प्रॉब्लम से बचना है तो आपको जो है स्टार्टअप्स के लिए जो है मार्केट से पैसा उठाना बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ईजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के जो एनरोलमेंट्स हैं वो लगभग 4 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं मार्च 2022 में। तो ये स्कीम ऑफ कोर्स पहले स्वावलंबन स्कीम थी, जो कि 2015-16 में जो है उसको डिसकंटिन्यू करके कहा गया कि अब ये अटल पेंशन योजना स्कीम है। इसके अंदर 1000 से लेकर 5000 पर मंथ तक की पेंशन मिलती है सब्सक्राइबर्स को जब वो 60 साल के हो जाते हैं, और PFRDA इसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए इसको मोस्टली जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ऑफकोर्स सारे आप और मैं भी इसको हम भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का मेन टारगेट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को इसके साथ लिंक करना। अब एज ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इसकी, 18 से लेकर 40 साल का जो सब्सक्राइबर हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और शुरू के 5 साल में तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप कंट्रीब्यूशन दोगे अपनी पेंशन के लिए, उसका 50% जो है हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें फिर बाद में एक और चेंज ये लाया गया कि इफ़ इन केस जो पेंशन सब्सक्राइबर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस ऑफ द जो सब्सक्राइबर है उसको हाफ अमाउंट भी जो है वो मिलती रहेगी। और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी है उसको वो पैसा, पेंशन वेल्थ जितनी भी अक्यूमुलेट हुई है वो सारा पैसा उसे मिल जाता है, ठीक है। PFRDA क्या है, बेसिकली स्टेचुटरी अथॉरिटी है जो कि बेसिक आपका NPS जो है नेशनल पेंशन सिस्टम उसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बिल लेकर आई है। तो अब होता क्या है कि अगर समझ लो कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट अराइज हो जाए किसी इंडियन एयरलाइन के साथ, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं किंगफिशर एयरलाइंस का। किंगफिशर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई, तो जो क्रेडिटर्स थे उसके, या जो आपके समझ लो बोइंग थी जिसे उन्होंने कभी जो है
या एयरबस थी, बोइंग या एयरबस थी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही उनके सप्लायर थे। तो ये बोइंग और एयरबस अगर उनके एयरलाइन सप्लायर्स थे जिनके उन्होंने अभी तक पैसे नहीं चुकाए थे, जो उनसे एयरक्राफ्ट लिए हुए थे या लीज पे लिए थे, तो उनको इंडिया से, इस किंगफिशर एयरलाइंस से अपने एयरक्राफ्ट जो है लीज तोड़कर वापस लेने में बहुत दिक्कत आती थी, ठीक है। तो उसको जो है रिजॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये बिल लेकर आए हैं, ताकि जो है ये एयरलाइंस को, जो फॉरेन एयरलाइंस हैं, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको दिक्कत ना आए इंडियन किसी एयरलाइन से अपनी लीजिंग को जो है वो रेगुलेट करके जो है, या मतलब इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो है उसको, फाइनेंशियल डिस्प्यूट, उसको वापस लेने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अभी होता क्या है, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि समझ लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किंगफिशर एयरलाइंस ने क्या किया, 2012 में बैंकरप्ट हुई, तो जो उनके इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कंपनी थी और जर्मनी का डीवीबी बैंक, ठीक है, तो उनको जो है ऑफ कोर्स कैसे, क्योंकि उन्होंने बैंकरप्सी किससे की थी, इन दो बैंक से या इन दोनों फाइनेंशिंग कंपनीज से। तो इन दो बैंक्स, ये दो बैंक्स कैसे अपना पैसा पूरा कर पाते, ऑफ कोर्स उनके जो है प्लेन्स को बेच के या प्लेन को रिकवर करके। लेकिन इंडिया के लॉज की वजह से जो है वो प्लेन को रिकवर नहीं कर पाए, प्लेन को वापस नहीं लेके जा पाए, उससे जो है उनका पैसा मर गया इन बैंक्स का, ठीक है। तो इसलिए जो क्या होता है कि जब इंडिया की कोई एयरलाइन कंपनी, जब वो समझ लो कि कोई एयरप्लेन्स जो है वो रेंट पे लेने जाती हैं, बोइंग से या एयरबस से, किसी से भी, तो उनको वो ज़्यादा हायर लीज चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि वो एयरलाइन कंपनीज कहती हैं कि कल को तुमने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हमारे को तो तुमसे प्लेन जो है वो रिकवर करने में दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हारे उधर तो कोई अभी तक ऐसा लेजिस्लेशन है ही नहीं इसको गाइड करने के लिए। हमने देखा है ऐसा किंगफिशर एयरलाइंस के कंटेक्स्ट में हुआ है। तो इसीलिए जो है, जो हमारी एयरलाइंस होती है उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, लीज चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि जो है उनको डर के या फिर जो है हिचकिचा कर ही जो है एयरलाइन कंपनीज जो है रेंट पर एयरप्लेन्स देती थी, ठीक है। तो इसको जो है रिजॉल्व करने के लिए, एयरलाइन कंपनीज के जो है खर्चे को कम करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत खर्चा करना पड़ता था हाई लीज चार्जेस देते हुए, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है। और हमने इंडिया जो है केप टाउन कन्वेंशन भी हमने साइन किया हुआ है, तो 14 साल पहले से ही साइन किया हुआ है। आज तक उसके मुताबिक हम लॉ ही नहीं बना पाए थे, तो 14 साल बाद जो है हम उसको लॉ को लेकर आए हैं, ठीक है। सो एक्चुअली ये बिल में कहा जा रहा है ऑफ कोर्स कि कौन कौन से ऐसे जो है क्लॉज होंगे जिस कंटेक्स्ट में जो है जो एयरक्राफ्ट है उसको रीपोजेस कर पाएंगी वो फॉरेन एयरलाइंस जिन्होंने लीज पर इंडियन एयरलाइंस को प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके जो है रेमेडीज़ भी बताई गई हैं इस बिल के अंदर, बेसिक रेमेडीज़ हैं, आपको इसके रेमेडीज़ जानने की जरूरत नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये केप टाउन कन्वेंशन क्या है। तो 2001 में साइन हुआ था ये कन्वेंशन, 83 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया, इंडिया ने भी इसको साइन भी किया, रेटिफाई भी किया, लेकिन लॉ आज तक इसके ऊपर नहीं बनाया था। अब वो लॉ बनाया जा रहा है ताकि जो है हाई एविएशन एसेट्स, जो हाई वैल्यू एविएशन एसेट्स हैं, जैसे कि एयर फ्रेम्स, एयरक्राफ्ट इंजन या हेलीकॉप्टर्स, उनको जो है एक तरह से उनको जो है ऑब्टेन करने की या फिर उसको रीपोजेस करने की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको जो है वो उनसे उन उलझनों से बाहर निकला जा सके। और जो है इसको जो है इसी के लिए एक लॉ बनाने की ज़रूरत थी हर मेंबर कंट्री को, तो इंडिया ने उस लॉ को अब बनाया है, ठीक है। तो इसको कन्वेंशन को जॉइंटली अडॉप्ट किया गया था ICAO द्वारा और यूनिड्रॉइट द्वारा, ठीक है। ICAO तो आपकी UN की एजेंसी है, यूनिड्रॉइट एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मोटिव है कि इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ जो है अक्रॉस द कंट्रीज़ जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे कि समझ लो ये आपका जो ये लॉ है जो कि एयरक्राफ्ट के पोजेशन वाला जो ड्राफ्ट आ रहा है, तो मोस्टली ये सारी कंट्रीज़ में 83 मेंबर कंट्रीज़ जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया है, मोस्टली सब कंट्रीज़ में अगर सेम लॉ होगा तो इसको ऑपरेट करने में आपस में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईडेक्स। तो आईडेक्स क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने बनाया था ऑफ कोर्स। और इसके अंदर क्या होता है कि अभी जैसे डेफ कनेक्ट एक जो है डिस्कशन फोरम या फिर एक तरह से शोकेस प्लेटफॉर्म जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ या अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज जो है वो शोकेस कर सकें टू द टारगेट ऑडियंस, जो कि आपकी डिफेंस इंडस्ट्री है, ठीक है। सो जैसे कि अब इसमें क्या होता है, आईडेक्स क्या है बेसिकली? आईडेक्स जो है PM मोदी ने 2018 में लॉन्च किया था, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर्स को, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है कि मिलिट्री, हमारी एयरफोर्स या फिर हमारे जो नेवी हैं, ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज जो हैं वो उनको अपनी प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं उनके साथ कि वो क्या मार्केट में लेके आना चाहते हैं, क्या इनोवेटिव सोल्यूशंस वो लेके आना चाहते हैं। उसके बेसिस पर ये आपस में इंडस्ट्री और जो है
डिफेंस का एक तरह से कनेक्ट करवाता है आईडेक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है? अभी तक 5 राउंड्स ऑफ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज और 3 राउंड्स ऑफ ओपन चैलेंजेस जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं इस आईडेक्स के अंदर, और बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स को इवन आईडेक्स ने फंड भी कर दिया है, ठीक है। तो इवन जो है आपके छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी 1.5 करोड़ तक की फंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट मिल चुकी है इसके अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेस स्कीम। डेस स्कीम क्या है एक्चुअली? तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जो है वही ऑफ कोर्स चेयरमैन भी हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसको पैन इंडिया लॉन्च करा है, ठीक है। तो अंबेडकर फाउंडेशन और यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाई जाएंगे 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री, जो कि हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज़ देंगे एससी स्टूडेंट्स को, ठीक है, ताकि जो है किस चीज़ के लिए? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो हर एक तरह से जो है सेंटर में 100 सीट्स जो है वो सैंक्शन की जाएंगी, जिसमें से कोशिश ये की जाएगी कि 33% जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को, जो कि शेड्यूल क्लास को बिलोंग करती है, उनको ये सीट्स मिले, ठीक है। तो अब ये कोचिंग जो है सिर्फ एक बार मिलेगी, ऐसा नहीं कि जितनी बार आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो यूपीएससी तो आपको बार बार कोचिंग मिलेगी, नो, सिर्फ एक बार कोचिंग मिलेगी। अंबेडकर फाउंडेशन जो है सारा खर्चा उठाएगी डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, और 75,000 रुपये पर एनम पर स्टूडेंट भी प्रोवाइड करेगी इन यूनिवर्सिटीज़ को 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनक्लुवेशन। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है जो कि 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है फिनक्लुवेशन। फिनक्लुवेशन क्या स्कीम है? ये हमारी जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ जो है वो कोलैबोरेट करेंगी, ताकि ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस को जो है को क्रिएट किया जा सके, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बनाने में हमको, या फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो प्रमोट करने में हमें मदद मिल सके, ठीक है। तो ये एक तरह से ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ताकि इंक्लूसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूंढे जा सके, ठीक है, को क्रिएट किए जा सके आईपीपीबी द्वारा इंडस्ट्री के साथ मिलकर, ठीक है। सो हम देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के बारे में। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बेसिकली एक पेमेंट बैंक है, तो इसके अंदर वही आपकी सर्विसेज मिलती हैं, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स करना, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करना, 1 लाख रुपए तक का इसमें बैलेंस रखा जा सकता है, जिसको ऑफ कोर्स अब बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है पेमेंट बैंक्स के अंदर, ठीक है। इंश्योरेंस फैसिलिटी, म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हो, पेंशन फंड्स खरीद सकते हो, वही सारी फैसिलिटी जो आपकी पेमेंट बैंक्स में होती हैं, ठीक है। तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है वो अब सब आईपीपीबी बन चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थ डे। तो अप्रैल 22 जो है आपको पता है कि अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल का थीम हमारा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट था, ठीक है। तो सबसे पहली बार हमने 1970 में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया, जब 20 मिलियन लोग जो है वो स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट करने आ गए थे अगेंस्ट एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन। तो 1969 में सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल जो हुआ था यूएस में, उस इवेंट से ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, हमारी अर्थ की जो है कितना नुकसान हो रहा है। तो तब से जो है इसी अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट हुआ, और फिर लोगों ने जो है अर्थ डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। 2009 में यूनाइटेड नेशंस ने भी डिसाइड किया कि अप्रैल 22 जो है वो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे होगा, और इसी दिन पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा क्लाइमेट एग्रीमेंट था 2016 में इसी दिन साइन भी किया गया था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is special purpose acquisition companies. So it has been reported by several media companies, media reports, that the government is considering a regulatory framework for special purpose acquisition companies. Okay, so actually it was observed by the company law committee, which was formed in 2019, that we cannot run away from this special purpose acquisition companies. It's a new trend and it is going to stay. So we have to allow them, but we have to regulate them also. Okay, so if we regulate them, if we allow them, and if we regulate them, it will allow ease of doing business in India. Okay, so that's why it is being argued that the government is reportedly considering a regulatory framework for such SPACs. Okay, so what is a SPAC? So SPAC is basically a company. So let me tell you through an example, like I was telling you in Hindi, that let's suppose that there are that I am an investor, and I have the capability to raise money from the market. And what I would do is I would go and raise money from the market
and from investors or shareholders, I would tell them that currently I do not have any business of mine, but I am just taking your money so that in the next, let's say, 2 years, I would acquire a company who is working in the solar cells industry. Okay, so I am not into any business. I am just telling you that you give me your money, I will collect all that money and I would acquire a company who is working in the, let's say, solar cell sector. It is not important that I would have to tell you which company I would acquire. If I am a very famous investor, and if you believe me, and if you're willing to invest, if you're willing to put your money in, or put your faith into me, then I would not even tell you which company I'm going to acquire. You would just give me your money, assuming that wherever I'm going to invest or whatever company I'm going to acquire would be profitable for you. Okay, so that is why we call it a blank check company, because the investor is giving them or any shareholders are giving them the blank check to this investor who is raising the money from the market. So generally what happens is, I'm just talking about generally. So generally this investor like me, I raise the money from the market because I know the nitty-gritties of how to raise the money. And what I would do is, I would search for companies who are willing to be acquired, because let's say there is a company named XYZ. Okay, they deal with the solar. They are manufacturing solar cells. They wanted to raise money from the market, but they were afraid because they were not willing to go into the technicalities of raising money from the market. So they instead opted for getting money by letting them acquired by a SPAC. Because I am running a SPAC, I have collected money from you. I would tell them that, okay, you do not want to raise money from the market. I am offering you the money that I have raised from market, and my shareholders have given me a blank check. They have put their faith on me, and they want me to invest in you. Okay, so that's what I would do. I would put my money into that company, into that XYZ company. Let's say even if I acquire 50% of their shares, or even if I acquire them completely, then in that case the shareholders money would be put into that company which was willing to get acquired, or which was willing to raise money from the public, but it was not willing to go directly into the into the stock market. Okay, or basically into the market, primary market. So this is what a SPAC is, but there are risks involved also. Okay, so like if I am a very famous person, then even then I can later on, today I have raised money from the market, but tomorrow I can just say that I am not going to give it back to you, because I can use the help of my lawyer friend, and I can raise some clauses that there were certain clauses according to which I would not be able to pay money back to you. Okay, so there are risks involved in this special purpose acquisition companies. That's why the government wants to establish a regulatory framework so that the money of the investors would not go into drain. Okay, so these are because the very famous people are leading these SPACs. So people are putting their money blindly into these SPACs, and that's why there is a fear that someday these companies might default and the investor money would be in trouble. Okay, so that's why let's see the status of SPACs in India. So even a very big renewable energy producer company, Renew Power, was recently acquired by a SPAC, namely RMG Acquisition Corp. Even the online grocery platform Grofers was willing to explore a deal with a SPAC. Because they did not want to go themselves into to raise money from the market, so instead they preferred to go with a SPAC which has already raised money from the market. Okay, so we do not currently have any regulatory or any legislative framework to deal with these SPAC companies. So only there is a single provision in Companies Act which says that if a company, because like what are these SPACs? Basically, they do not have their own business, and they are not working on any business. They're just raising money from the market without even having their own any business. So kind of they are shell companies. So
to deal with shell companies, there is a provision in Companies Act that the registrar of companies can strike off a company if it does not start operations within a year of incorporation. Okay, so this provision, of course, can be applied to SPACs also. In case they do not acquire any company within 1 year, or let's say 2 year, then their name could be struck off, and the money which they have raised from the investors need to be paid back. Okay, so these are the risks. What many risks are associated with SPACs also, like there is a statistical report of 2021 which says that out of the 281 SPACs which were listed, only two announced their targets. So when they were raising money, only 2 out of 281 SPACs said that they wanted to acquire such and such companies, or or companies working in such and such sector. So rest of the 279 companies, they just raised money from the market without even telling their investors where they are going to spend that money. Okay, so out of the 248 SPAC listed in 2022 to 2020, 138 are still searching for their target. So it means that they have not acquired any other company as of yet. Okay, so these are the risks which are associated with this SPACs. Like, another risk is that certain clauses could also prevent investors from getting their monies back in case the SPACs do not find the potential target. Okay, so why these SPACs have proliferated? Because your money market or your stock market listing requirements, or even IPO launch requirements, are so difficult that the companies are which want to raise money from the market, they would rather prefer to sell themselves to a SPAC rather than going themselves to raise money from the market. So what is the way forward? Let's ease the listing requirements so that these companies do not need to go these middlemen companies like SPACs. So this is also a way forward. Even mostly these SPACs target startups, okay, because they're willing to be acquired, and they're easy to be targeted also. So let's also make it very transparent for these startups to raise money from the market, and that's how we can deal with this emerging trend of SPACs. Okay. So the next topic is Atal Pension Yojana. So total enrollment under Atal Pension Yojana scheme has crossed 4.01 crore as on March 2022. So of course it was announced in 2015 and 16, and it aims to give fixed pension between 1,000 rupees to 5,000 rupees to the subscribers when they reach the age of 60 years. And of course the pension amount would depend on how much they have contributed during their subscription period. So PFRDA is regulating this scheme, and the government, of course, it is open for all bank account holders, but it is mainly targeting the unorganized sector workers. So the age of joining Atal Pension Yojana is 18 to 40 years, and initially for the 5 years the government said that they would contribute 50% of the subscribers contribution, or 1,000 rupees per annum, whichever is lower. Okay, so the government also made a change that in case the subscriber dies, then in that case the spouse of the subscriber would receive half of the pension, and in case both of them die, then the pension wealth which is accumulated would be returned to the nominee. So PFRDA, you know that it is a statutory body which was established by an act of parliament, and it aimed to regulate, promote and ensure orderly growth of the national pension system. Okay, so the next topic is Draft Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill 2022. This is a very important topic. In case you do not understand it, let me tell you with a very simple example, which is of course a real life example. So Ministry of Civil Aviation, of course, has brought this bill. This is a draft bill. And what was the need of this bill? Like now let me tell you this with an example. So what happened is 2012, when Kingfisher Airlines went bankrupt, the companies which had leased them airlines, let's say Airbus or even Boeing, or even the banks which had lent them money, the foreign banks like these mentioned here, International Lease Finance Corp and even Germany's DVB Bank, when they had to recover their money, or how are they going to recover money from Kingfisher? Of course, by selling their planes. Okay, but there were roadblocks in recovering these planes from India, because the Indian government did not have any statutory
law or any framework through which these planes could be recovered back by the investors or even by the companies who had leased their planes to Kingfisher Airlines. So that's why the government realized that there is a problem here. We do not have a law whereby and what was the impact of it after seeing this risk of from Kingfisher Airlines case. All the international companies which were leasing their planes to the Indian airline companies, they increased their lease charges immensely because they saw that there is high risk if in case these in this Indian airlines which to which we are leasing our planes, in case it goes bankrupt, then we would not be able to recover our planes from them. Okay, so that's why they started charging very high amount for lease, and it basically raised the cost for the Indian airlines, and it raised their cost exponentially, and they became very loss making. Okay, so to deal with this situation, the airline companies started complaining to the government of India that you should make a law so that at least the international companies who are leasing us these airlines, they would remain assured that their plane would be recovered in case we go bankrupt. Okay, so that's why we have brought this law now, and of course India signed this Cape Town Convention, which is of course talking about this very fact that these countries who are members of these convention would be able to recover the planes, the leased planes from each other in case of course, any financial dispute. So, of course, even after 14 years of signing and acceding to this convention, India did not make a law. Now, after 14 years, we have made this law. Of course, it is dealing with this same provision which I'm talking about, that it provides remedies in case of the aircraft object needs to be repossessed by the foreign supplier. So these are the provisions, basic provisions. You do not need to understand them, but you just need to see what is this Cape Town Convention. So of course it was concluded in 2001, and 83 countries including India signed this and even ratified it, and it came into force in 2008. Okay, so it talked about these problems, in which case the high value aviation assets could not be acquired by the lease companies who had given them on lease to their partners in India or elsewhere, of course. So after joining this convention, we did not make a law, and after 14 years we are proposing, this is only a draft bill, it has not yet been passed, but after this would be passed, then the cost for leasing from foreign airlines or foreign companies, or even raising money from foreign sources for the Indian airline companies would become less expensive. Okay, so this is of course a protocol which was signed or adopted jointly by ICAO and UNIDROIT. So ICAO is, you know, that it's a specialized agency of the UN, and UNIDROIT is an intergovernmental organization whose aim is to harmonize international private law across the member countries. So the next topic is IDEX. IDEX is Innovations for Defense Excellence. So of course it works under the aegis of Department of Defense Production, and it has recently organized this DEF Connect 2.0. Okay, so what is this DEF Connect? So it is basically providing the opportunities to private companies or innovators to showcase their capabilities, products, and state-of-the-art technologies to the target audience, who are the, of course, defense industry leaders. Okay, so what is basically IDEX? So IDEX is launched. It was launched by PM Modi in 2018, and it's a platform, a unified platform in which various stakeholders in the defense and aerospace sectors interact with each other. It's an umbrella organization, and it allows even the country's military to find disruptive solutions or innovative solutions to their needs. Okay, so it also conducts flagship programs like Defense India Startup Challenge and Open Challenges. It has conducted more than 5 rounds of such challenges, and it has even funded certain projects in which the defense forces of our country liked the proposals of or the private industry or even public sector industry, and even grants have been given to the budding entrepreneurs. Okay,
So the next topic is DAYS scheme. So Union Minister of Social Justice and Empowerment has launched this Dr. Ambedkar Centers of Excellence scheme at the Pan India level from Banaras Hindu University. So of course Ambedkar Foundation and Union Ministry of Social Justice is going to run this scheme, in which 31 central universities across the country have been selected, and they would provide high quality free coaching facilities to the scheduled caste students. Okay, so about 100 students will be provided coaching per center, and 33 it would be targeted that 33% seats will be given to the eligible female candidates. Okay, so this coaching would not be provided infinitely. It would be provided only once, and Ambedkar Foundation would fund the entire expenditure which would be incurred on the establishment of this Dr. Ambedkar Center for Excellence. So for that 75,000 rupees per annum per student would be given by this foundation to the university for 100 students. So the next topic is Fincluvation. So it is basically a joint effort between the fintech startup community and the India Post Payment Bank to co-create and innovate solutions for financial inclusion. So it is an industry first initiative in which financial products would be created to so that financial inclusion in the country can be ensured. And of course the startup community which is working in this financial technology field would be mobilized, and their efforts would be mobilized to build these meaningful financial products. So of course it would remain a permanent platform of IPPB to create these financial solutions. So what is IPPB? Of course, it's a 100% equity owned Government of India company run by Department of Posts, and it is basically a payment bank. Okay, so like you have this Paytm Payments Bank or any other payment bank, it is a payment bank which is providing the payment bank services, and all 1.55 lakh post offices in the country have turned into payment banks now. So the next topic is Earth Day. So April 22nd is the Earth Day. You know that World Earth Day 2022 has a theme which is invest in our planet. So it was of course first observed in 1970 when 20 million people started protesting against environmental degradation. So just 1 year before this 1970, the Santa Barbara oil spill happened, and it raised the consciousness of people again regarding the environmental degradation. Okay, so seeing the response of the public and the demands from the public, in 2009 United Nations also designated April 22 as the International Mother Earth Day, and even the Paris Agreement was signed on this very day in 2016. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics on Monday now. Until then, goodbye and take care.